ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर पहले ये समझ लेते हैं। हमने अभी तक डायोड पढ़ा है, ठीक है, डायोड का बेसिक कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग पढ़ी है। अब हम इसकी बात करते हैं एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन ऑफ डायोड। सो बेसिक एप्लीकेशन डायोड की क्या है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगी। क्लियर? एसी क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज। डीसी क्या है? डायरेक्ट करंट या वोल्टेज। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोल रहे हैं, ये चीज हम इसमें समझेंगे। पहली बात हमने ये देख ली कि बेसिक रेक्टिफायर क्या होता है। एक ऐसी डिवाइस, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। ठीक है, rectifier is defined as an electronic device used for converting AC voltage in undirectional voltage. Undirectional voltage बोल सकते हैं या direct current voltage बोल सकते हैं। A rectifier uses an undirectional conduction device like a PN junction diode. ठीक है, these are classified depending upon the period of conduction as half wave and full wave rectifier. कितने टाइम के लिए ये कंडक्शन शो कर रहे हैं उस पर डिपेंड, उस बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो रेक्टिफायर इसके दो टाइप हो गए, हाफ वेव और फुल वेव। फुल वेव में भी अपने पास तीन टाइप होते हैं, बेसिक तीन टाइप होते हैं। सेंटर सेंटर टेप रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर और एक होता है थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर। थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर हम मोस्टली यहाँ पर ये दो ही पढ़ेंगे, सेंटर टेप और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, अब ये हाफ वेव क्या होता है, हाफ वेव ही क्यों कहते हैं इसको, ये चीज समझेंगे, और इसको फुल वेव क्यों कहते हैं। ठीक है, फिर इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, वो सारी चीज हम इसमें देखेंगे। ये थोड़े पुराने नोट्स हैं मेरे, तो आपको थोड़ी हिंदी भी मिल सकती है इसमें कहीं लिखी हुई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम बात करें एसी सप्लाई की, ठीक है, और डीसी की, डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? प्योर डीसी की, जीरो। प्योर डीसी की क्या होती है? जीरो। और जी। अगर हम इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो कितनी है? 50 हर्ट्ज। ठीक है, टाइम पीरियड आप कैलकुलेट कर सकते हैं 0.02 सेकेंड। जो स्टैंडर्ड सप्लाई वोल्टेज है वो 220 वोल्ट टू 230 वोल्ट है। फर्स्ट फेज सप्लाई वोल्टेज है वो 240 वोल्ट है। थ्री फेज सप्लाई वोल्टेज है वो 415 यानी 415 वोल्ट है। ठीक है, अगर हम अमेरिका की बात करें, यूएसए की बात करें, वहां पर स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 60 हर्ट्ज होती है। ठीक है, और वहां पर सप्लाई वोल्टेज की जो रेंज है वो कितनी होती है? 110 वोल्ट। ओके, जब हम इनका पावर कंजप्शन देखते हैं या पावर रिलेशन देखते हैं तो ऑलमोस्ट सेम आता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और ये जो वोल्टेज है इस फैक्टर से पावर इनकी इक्वली आती है, बट सप्लाई अलग अलग है। ठीक है, डायरेक्ट करंट की बात करें, डायरेक्ट करंट क्या होता है? द वैल्यू ऑफ करंट डज नॉट चेंज विद द टाइम। ये डायरेक्ट करंट जो है टाइम के साथ वेरी नहीं करती, जबकि हमने सिग्नल की बात करें अगर, तो एसी सिग्नल कुछ इस तरीके से होते हैं, है ना, और जो डायरेक्ट करंट होगा वो कैसे होगा? इस तरीके से। तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, जो रेक्टिफायर से डीसी प्राप्त होगी, हम रेक्टिफायर का काम क्या है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर हम रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं तो उससे जो एसी प्राप्त होती है, डीसी प्राप्त होती है, वो प्योर नहीं होती, प्योर डीसी नहीं होती, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में वो कन्वर्ट हम करके हमको नहीं देता। ठीक है, जो रेक्टिफायर है वो एसी को डायरेक्ट करंट में यानी स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करके नहीं देता, तो वो प्योर डीसी नहीं होती। इसको प्योर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फिल्टर्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फिल्टर्स। ओके, और ये फिल्टर्स आपके सिलेबस में भी है, जिसमें आपका मेन इंपॉर्टेंट फिल्टर है कैपेसिटर फिल्टर। कैपेसिटर फिल्टर, इसको हम रीड आउट करने वाले हैं अपने सिलेबस में। ओके, तो
रेक्टिफायर से जो डीसी मिलती है वो प्योर नहीं होती, इम्प्योर होती है। इसको प्योर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं। डीसी की जो प्योर डीसी की फ्रीक्वेंसी है वो 0 होती है, 0 हर्ट्ज, और मैक्सिमम जनरेटेड वोल्टेज ऑफ प्योर डीसी इन इंडिया दैट इज 650 वोल्ट, यानी 650 वोल्ट होती है। ओके, रेक्टिफायर के दो बेसिक टाइप हमने पढ़ लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर को अगेन क्लासिफाई किया, सेंटर टेप रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर एंड थ्री फेस रेक्टिफायर। ओके, अब हम चलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है? दैट रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स द हाफ साइकिल ऑफ AC into DC is called half wave rectifier। जो AC है, आप सेल्फ म्यूट कर सकते हैं अभी, है ना, जब क्वेश्चन क्वेरी करनी हो तो आप पूछ लेना। जो AC है इसमें दो साइकिल है, फर्स्ट हाफ साइकिल, सेकंड नेगेटिव साइकिल, ठीक है। तो हाफ साइकिल, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को अगर कन्वर्ट कर रहा है तो वो क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। इसमें केवल एक डायोड की नीड होती है फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। एक सर्किट डायग्राम आपको गिवन है, यहाँ पर हम इनपुट सप्लाई दे रहे हैं। अर्पित, आप खुद को सेल्फ म्यूट कर लीजिए। इनपुट में हम देखिए एसी सप्लाई दे रहे हैं, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो रेक्टिफायर डायोड तक सप्लाई प्रोवाइड करा रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक सिंगल डायोड यूज किया हुआ है, इस डायरेक्शन में डायोड यूज किया हुआ है, आउटपुट में एक रेजिस्टेंस लगा के हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं। अब होता क्या है, कैसे वर्क करता है ये देखें। जब फर्स्ट हाफ साइकिल चल रहा है, यानी पॉजिटिव साइकिल की बात हो रही है, तो इस वाले टर्मिनल पर पॉजिटिव और इस वाले टर्मिनल पर नेगेटिव सप्लाई होगी, ठीक है। ये डायोड का पी टाइप है और ये डायोड का एन टाइप है। जब हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया, यानी हम कह सकते हैं पी टाइप मटेरियल को पॉजिटिव से और एन टाइप मटेरियल को किससे कनेक्ट किया, नेगेटिव से, तो ये कौन सा केस बन जाएगा अपना, फॉरवर्ड बायस केस बन जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में हम ऐसे ही करते हैं। फॉरवर्ड बायस में हमारा जो डायोड है वो किस तरीके से बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव। अभी हम आइडियल डायोड की बात कर रहे हैं, हम वो बायस वोल्टेज को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है ना, सिर्फ हम वेवफॉर्म पे फोकस कर रहे हैं कि वेवफॉर्म कैसी आएगी, ठीक है। अब ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो जो यहाँ पर सप्लाई है वो एज इट इज हमें यहाँ आउटपुट में देखने को मिलेगी। अभी हम डायोड ये बात नहीं कर रहे कि सर यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसकी वेवफॉर्म एग्जैक्ट नहीं आएगी, हम वो बात कर ही नहीं रहे। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव साइकिल है, ये जो पॉजिटिव साइकिल है, इसका आउटपुट हमें पॉजिटिव यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। हम इतनी सी बात कर रहे हैं। जैसे ही ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फॉरवर्ड वाइज केस में जो हमारा डायोड है वो एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। ये हो गई अपनी फर्स्ट साइकिल की बात। जैसे नेगेटिव साइकिल की बात करेंगे, नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव साइकिल में इस टर्मिनल पर नेगेटिव और इस टर्मिनल पर पॉजिटिव, तो पी को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव से, और एन को किससे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से। तो ये कौन सा केस हो गया, रिवर्स वाइज केस हो गया। रिवर्स वाइज केस हो गया। रिवर्स वाइज केस में क्या होगा, जो डायोड है वो कैसे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो सर्किट अनकंप्लीट है, यहाँ पर ब्रेक हो गया है, तो जो आउटपुट वाला टर्म है वहां पर हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको ये जो लाइन है वो स्ट्रेट दिखाई दे रही है 0 पर, ठीक। वापस से ये हाफ साइकिल स्टार्ट होगी, अगेन कंडक्शन स्टार्ट होगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। फिर नेगेटिव साइकिल होगी, नेगेटिव साइकिल में हमें वापस से 0 मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। क्लियर, क्योंकि इसने हाफ वेव को ही कन्वर्ट किया है इनटू डीसी। अब देखिए ये डीसी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं दिखती, आपको लग रहा है ये डीसी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये डीसी जैसी दिख रही है। इसीलिए हमने कहा था कि जो रेक्टिफायर से हमें डीसी मिल रही है वो क्या है, इम्प्योर डीसी है। इसको हम फिल्टर के थ्रू कुछ सिमिलर बना सकते हैं प्योर डीसी की तरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज की बात कर रहा था। ये वेवफॉर्म है, आप देख सकते हैं, ये
एसी की जो इनपुट वैल्यू है, इनपुट एसी है वो ये है, और ये अपने पास आउटपुट डीसी है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव साइकिल है वही कन्वर्ट हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं ना, और जो नेगेटिव साइकिल है वहाँ जीरो आउटपुट आपको मिल रहा है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और वैल्यूज की फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। फर्स्ट वन इज मीन वैल्यू। मीन वैल्यू ना, वैसे तो आपको कई जगह पता होगा मीन कैसे निकालते हैं, है ना, जो भी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होती है उनसे डिवाइड कर देते हैं, लेकिन इन रेस्पेक्ट ऑफ वेव फॉर्म्स हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम वोल्टेज के टर्म में बात करें, वी एवरेज, वी एवरेज क्या होगा, एरिया अंडर कर्व अपॉन इंटरवल लेंथ। ठीक है, वी एवरेज इस तरीके से कैलकुलेट होगा। मोस्टली जो एवरेज वैल्यू है वो डीसी पर ही अप्लाई होती है, यानी डायरेक्ट करंट वैल्यूज पर अप्लाई होती है। और ये किस वजह से होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से होती है। बहुत ज्यादा डीप में इसमें नहीं जाना है अपने को, लेकिन आपको जैसे कोई चार्जर होगा या जिस जो भी डीसी डिवाइस होगी उस पर एवरेज वैल्यू जरूर लिखी होगी, और जो एसी डिवाइस होगी यानी एसी अप्लायंसेज होंगे उनमें आपको जो वोल्टेज सप्लाई लिखी होंगी या करंट लिखा होगा वो आरएमएस वैल्यू लिखी होगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि एरिया अंडर कर्व अपॉन इंटरवल लेंथ, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, आई एवरेज यानी इन टर्म्स ऑफ करंट इक्वल्स टू आई एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अपॉन पाई। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 1/2 पाई, तो इसका क्या हो गया, टाइम टाइम इंटरवल हो गया 2 पाई, 0 से 2 पाई तक इसका इंटरवल हो गया। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 0 to पाई प्लस 0 to पाई to 2 पाई, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। वैल्यू क्या हम दे रहे हैं, एक साइनसोइडल सिग्नल दे रहे हैं, तो हम उसको लिख सकते हैं वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा डी ओमेगा टी। ठीक है, और यहाँ सेकंड वाले टर्म में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी ये वैल्यू, क्योंकि इस वाले में तो सिग्नल है ही नहीं, तो यहाँ जीरो, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, आई एम अपॉन पाई। और इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज की बात करें तो दैट इज ई एम अपॉन पाई, या हम वी एम अपॉन पाई, वो रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल इसको इस तरीके से बन सकता है कि आपको कोई वेवफॉर्म दी है, उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करानी है, तो फॉर्मूला इसको फॉलो करना है कि कहाँ से कहाँ तक उसका इंटरवल है, तो वो तो यहाँ आ जाएगा टोटल इंटरवल, और कहाँ उसकी वैल्यू है वो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आर एम एस। आर एम एस यानी पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन लेंगे, फिर उसका रूट लेंगे। ठीक है, ये इस सीक्वेंस में चलता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये मैंने आपको बताया कि ये एसी पे अप्लाई होता है, मोस्टली एसी अप्लायंसेज पे हमें लिखा हुआ मिलेगा, जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई मिलेंगी वो आरएमएस वैल्यूज लिखी हुई मिलती हैं, ये हीट इफेक्ट के कारण। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई आरएमएस की बात करते हैं या वी आरएमएस की बात करते हैं। जो सिग्नल है उसका तब क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर करना है। ठीक है, उसके बाद मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं, पहले उसको इंटीग्रेट करेंगे टाइम इंटरवल तक, डी डी टी, और टाइम इंटरवल आपका क्या हो जाएगा, 1/t। ठीक है, ये हो गया मीन, और इस मीन का क्या करना है आपको, रूट निकालना है 1/2। तो पहले स्क्वायर किया, देन वी मीन कैलकुलेट किया, फिर उसका रूट निकालेंगे, ये होगी वैल्यू आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और ये अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो ये वैल्यू कितनी आती है, आई वी एम अपॉन 2 आती है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, रूपक गुणांक कहते हैं, अगर आपने कभी हिंदी में फिजिक्स में पढ़ा हो तो उसको रूपक गुणांक कहते हैं। फॉर्म फैक्टर एफ डॉट एफ,
फॉर्म फैक्टर लिख लेते हैं। ये रेशियो क्या है, वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज। इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। क्लियर। तो वैल्यूज आपको पता है, वी आर एम एस की आपने कैलकुलेट की वी एम अपॉन सॉरी वी आर एम एस की कैलकुलेट की वी एम अपॉन 2, और वी एवरेज की कैलकुलेट की वी एम अपॉन पाई। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.57। ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर कितना आएगा, 1.57। नेक्स्ट वैल्यू की बात करते हैं, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं उर्मिका गुणांक। रिपल फैक्टर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्म फैक्टर से, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1 और ओवरऑल अंडर रूट। ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आपको आपने कैलकुलेट की 1.57 का होल स्क्वायर -1 रूट, सॉल्व करेंगे तो रिपल फैक्टर कितना आ जाएगा, 1.21 आ जाएगा। ठीक है। ये एक्चुअल में होता क्या है रिपल फैक्टर, इट्स अ मेजर ऑफ फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट। इट्स अ मेजर ऑफ फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट, मतलब डीसी जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें कितना, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी उसमें कितना एसी हमें मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिपल फैक्टर बोलते हैं। ओके। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, रूट ऑफ फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। ठीक है। सॉल्व कर लेंगे। फिर आता है पीक इनवर्स वैल्यू। पीक इनवर्स वैल्यू क्या होती है, या चरम मान हिंदी में बोलते हैं। पीक इनवर्स वैल्यू नाम से समझ में आ रहा है, मैक्सिमम और इनवर्स वैल्यू, यानी जो डायोड है उसको अगर हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करें तो वो मैक्सिमम वैल्यू, जब तक डायोड आपका डैमेज नहीं होता, उसी को क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वैल्यू बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पीक इनवर्स वैल्यू इज द मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जब हम इसे कनेक्ट करेंगे, तो एक बार मैं वापस प्रीवियस डायग्राम पे जा रहा हूँ यहाँ पर। इस हाफ वेव रेक्टिफायर में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जब हम रिवर्स बायस में लगाते हैं तो ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस क्या होता है, ब्लैंक हो जाता है, यानी ओपन सर्किट हो जाता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज कितना शो होगा, जो यहाँ पर है। ठीक है। यहाँ पर जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो क्या है, वीएम है, और ये माइनस में वीएम यहाँ पर शो होगा, तभी तो यहाँ कोई करंट नहीं होगा। अगर हम देखें तो उस केस में हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो पीक इनवर्स वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वीएम होगी। ओके। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपकी पीक इनवर्स वैल्यू, दैट इज वीएम। नेक्स्ट बात करते हैं पावर एफिशिएंसी। पावर एफिशिएंसी मींस जो आउटपुट हम देना चाहते हैं विद रेस्पेक्ट टू इनपुट, उसकी पावर। क्लियर। इसका जो रेशियो होगा वही हमारी क्या कहलाएगी, पावर एफिशिएंसी कहलाएगी। सो रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर क्या कहलाएगा, पावर एफिशिएंसी कहलाएगा। आउटपुट पावर कैसे कैलकुलेट होगी, पी एवरेज। मैंने आपको बताया था कि डीसी में कन्वर्ट करें तो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट होगी, और इनपुट में हम एसी दे रहे हैं तो आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट होगी। ठीक है। तो पी एवरेज कैसे होगा, आई स्क्वायर आर क्या होती है, पावर होती है, और एवरेज आई क्या है, आई एम अपन पाई, उसको लिख लिया। आरएमएस क्या होगा, आई स्क्वायर आर एल होगा, और आई स्क्वायर में क्या लेंगे, आरएमएस वैल्यू लेंगे, दैट इज आई एम अपॉन 2। इसको सॉल्व किया, 4 अपॉन पाई, देन वी हैव 0.4053 या इक्वल्स टू 40.60%. Okay, in the form of percentage it is 40.60. So these are the some important parameters or can say values for half wave rectifier.